नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वरुण कुमार है। मैं 2014 बैच का आईएएस ऑफिसर हूं और इस समय मैं गुजरात में रीजनल कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ राजकोट की तरह पोस्टेड हूं। सबसे पहले तो मैं अनअकैडमी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी नाम का जो उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत हम जैसे अधिकारियों को भी आज के एस्पिरेंट्स तक पहुंचने का अवसर मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं अनअकैडमी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज के जो भी मैं अभी कहना चाहूँगा उसमें मैं अपने जर्नी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताना चाहूँगा। एक तो एस्पिरेंट बनने के पहले की जो मेरी जर्नी थी, फिर जो एस्पिरेंट के दरमियान मेरी जो जर्नी रही, और एक बार जब मैं सेलेक्ट हो गया सर्विस में तो उसके बाद जो मेरी जर्नी रही है। इन 3 हिस्सों में मैं अपनी बातों को आपके समक्ष रखना चाहूँगा। मेरा जन्म मुंबई के पास बोईसर नाम की एक जगह है। पहले, अब कहने को तो आज भी वो ग्राम पंचायत है, लेकिन पॉपुलेशन उसकी मोर देन 50,000 एंड 100,000 है, काफ़ी डेवलप्ड एरिया है, पर ऑन बुक तो अभी भी ग्राम पंचायत है। तो बोईसर नाम की एक जगह पर मेरा जन्म हुआ 1990 में। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, एक छोटे भाई बहन है, तो हम टोटल 5 भाई बहन हैं। मेरे पिताजी जो हैं, हमारी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी और आज भी है, आज वो दुकान मेरा भाई चला रहा है। मैं जब बहुत छोटा था, मैं 5-6 साल का था, तब मेरे पिताजी को हार्ट की डिजीज़ डायग्नोस हुई एंड उनका माइट्रल वॉल्व ख़राब हो गया था। एंड मुझे वो सीन्स अभी तक याद हैं कि जब घर में वो पहली बार आए एंड जो घर के अंदर एक बहुत दुखी जैसा माहौल हो गया था। डॉक्टर ने उस समय पापा को कहा था कि 15 दिन का समय है, अगर आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो वी कैन नॉट गारंटी व्हाट विल हैपन। एंड हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कभी भी उतनी अच्छी नहीं रही, हमारी दुकान बहुत उतनी अच्छी दुकान नहीं थी। तो जब 96 में डॉक्टर ने 6 लाख रुपए का खर्चा बताया था, इट वाज लाइक वेरी बिग अमाउंट फॉर अस। एंड और कुछ नहीं, मेरे पिताजी का जो शेयर विल पावर जो था, वो 15 दिन का भले ही डॉक्टर ने बताया हो, लेकिन मेरे पिताजी का था कि नहीं, वी विल ओवरकम दिस। एंड मेरे ख्याल से वही एक रीज़न था कि मेरे पिताजी, भले तबीयत उनकी कमज़ोर रही, भले काफ़ी तकलीफ़ में वो पर्सनली रहते थे, वो सीधा लेट के सो भी नहीं पाते थे, वो सिटिंग पोजीशन में ही सोए थे। जब तक याद है, मैंने उनको सिटिंग पोजीशन में ही सोते हुए देखा है, कभी मैंने उनको लेट के सोते हुए देखा नहीं। तो उसी सिचुएशन में वो पूरे 10 साल तक रहे एंड फाइनली जाके 2006 तक वो हमारे साथ थे। 2006 की 21 तारीख मार्च 21 को हमारे 10th की एग्ज़ाम्स ख़त्म हुई थी एंड 24 मार्च को मेरे पिताजी की डेथ हो गई। जब 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उससे मेरे पिताजी सूरत में एक हॉस्पिटल में एडमिट थे और मुझे, क्योंकि पूरी फैमिली सूरत रहती थी, मैं घर में अकेला रहता था। और मेरी मम्मी ने शुरू से बहुत स्ट्रगल किया है। तो जैसे उस दरमियान जब मेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट भी थे, तो मेरी मम्मी सुबह की 6 बजे की ट्रेन पकड़ के सूरत निकलती थी, 10 बजे सूरत पहुंचती थी, दिन भर हॉस्पिटल में जो भी काम वाम होता था वो करके रात को 10-11 बजे फिर से ट्रेन पकड़ती थी, रात को 1-2 बजे तक वापस आती थी। एंड शी यूज़ टू कम ओनली बिकॉज मेरा 10th का एग्ज़ाम चल रहा था एंड शी वॉन्टेड टू बी देयर, सपोर्ट मी इन एनी विच वे शी कैन। और जब भी वो सुबह जाती थी तो मुझे 50 रुपये दे के जाती थी कि दिन भर में जो भी खाना पीना जो भी करना है वो तुम कर लेना। और मेरा उसमें हार्डली 10-20 रुपये खर्चा होता था, बाकी पैसा मैं सेविंग करके रखता था। वो अलग बात है। फिर 24 तारीख को मेरे जब पिताजी की डेथ हुई, तब काफ़ी सारे गांव से रिलेटिव्स आए। जैसे कि मैंने बताया, मेरी दोनों बड़ी बहनें हैं, तो मैं घर का सबसे बड़ा लड़का हूँ। तो जब सारे रिलेटिव्स आए घर के अंदर, फिर चर्चाएँ होने लगी कि अब मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, तो दुकान अब कैसे चलेगी। देखिए, पढ़ाई ज़रूरी है, हम सब जानते थे पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है पेट भरना। और उस समय क्योंकि मैं घर का सबसे बड़ा लड़का था, आजू बाजू के सभी रिलेटिव्स का भी यही ओपिनियन था और मन ही मन मैंने भी वो अपना एक बना लिया था कि मैं अब पढ़ाई छोड़ के दुकान में ही आने वाला हूँ। एंड मैं जब वो 13 दिन का जो मॉर्निंग पीरियड होता है वो पूरा हो गया, उसके बाद मैं दुकान में उस तरह से काम भी करने लगा कि अब यही काम मुझे ज़िंदगी भर करना है। समय गया, महीने 2 महीने गए एंड 10th के जब रिज़ल्ट्स आए जिस दिन, तो रिज़ल्ट्स में मेरे रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे थे। मेरे स्कूल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स मुझे आए थे एंड मेरे सारे दोस्त, एवरीवन वाज वेरी हैप्पी, आई वाज आल्सो वेरी हैप्पी। मैं सुबह जब रिज़ल्ट देखा, मैं स्कूल गया, मैं टीचर्स को मिला, मैंने बताया टीचर देखो मेरा इतना मार्क्स आ गया, आई एम वेरी हैप्पी करके। एंड
फिर बात होने लगी कि फ्यूचर में क्या करना है। एंड सडनली जैसे ही टीचर ने पूछा कि वरुण अब आगे क्या करोगे, एंड आई वॉज लाइक ठीक है, मतलब बिकॉज आई हैड डिसाइडेड कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। और मैं वो जो एक 7वें आसमान पे था, सडनली मैं नीचे आ गया। मैं कैसे भी बीच में से निकल के घर पे वापस आया। मेरे घर का, हमारा छोटा सा एक घर था, एक कॉर्नर में ही बेड था रूम के, एंड मैं बेड के एक कॉर्नर में जाके बैठ गया। अब मम्मी फिर अंदर से आई, मम्मी ने देखा कि बोला कि भाई अब तक तो इतना खुश था, अब सडनली क्या हो गया कि ऐसे। लेकिन मम्मी समझ जाती है, मम्मी ने कुछ पूछा नहीं, मम्मी को ऐसे ही पता चल गया क्या हुआ होगा। एंड शी केम एंड उन्होंने बोला कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे को पढ़ाएगी, तू अपना पढ़ाई करना, दुकान में चला लूँगी। तो इस तरीके से मैंने डिसीजन लिया कि मैं 10th के बाद भी पढ़ाई अपनी चालू रखूँगा। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं दुकान पे मुझे समय देना ही पड़ता, कितना भी चाहूँ बाहर निकलना। और हमारे यहाँ पे जितने भी हाई स्कूल्स थे, उसमें एक जो गवर्नमेंट हाई स्कूल था काफ़ी दूर था, 15-20 किलोमीटर दूर था। दूसरा जो गवर्नमेंट हाई स्कूल था वो AECS एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल, जो तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट में जो काम करते हैं उनके एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए, एंड गवर्नमेंट वर्कर्स के लिए है बेसिकली, तो वहाँ पे हमें अलाउड नहीं था। तीसरा एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था विच वॉज माई ओनली ऑप्शन, एंड वहाँ पे लेकिन इशू ये था कि वो 10,000 रुपया उनकी जो डिपॉजिट फ़ी होती है इनिशियल, और 10,000 रुपये डिपॉजिट थी, 600 रुपीज़ पर मंथ फीस थी, एंड देयर वर अदर चार्जेस ऑल्सो। तो ये तो नहीं पता था कि कैसे करेंगे, बट स्टिल 50 रुपये का फॉर्म था, मैंने गया, मैं फॉर्म लेके आ गया, फॉर्म भर दिया। देखिए ज़िंदगी में आप किसी भी स्टेज पे जब खड़े हों, किसी भी स्टेज पे खड़े हों, हमेशा 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक होती है जिन पे आपको कंट्रोल है, और दूसरी होती है जिन पे आपको कंट्रोल नहीं है। हमारा काम है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं उन चीज़ों को हम कंट्रोल करें, जो चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं है वो अपने आप धीरे धीरे अपने कंट्रोल में आ जाती हैं। तो जब उस समय जब मैं फॉर्म भर के आया तो मुझे पता नहीं था कि क्या होगा, मतलब मुझे कहाँ से हेल्प मिलेगी, क्या होगा, बट स्टिल। तो फर्स्ट लिस्ट जब लगी, 12:30 बजे फर्स्ट लिस्ट क्लोज होने का समय था, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे थे, फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम भी आ गया था, काफ़ी ऊपर नाम था। और 12 बजे में वो मेरी मम्मी दुकान पे बैठ के चर्चा कर रहे थे कि अब क्या किया जाएगा, पैसा तो है नहीं। इतने में मेरे पिताजी का जो ट्रीटमेंट करते थे वो डॉक्टर हमारी दुकान के सामने से जा रहे थे। अब बहुत अच्छी पहचान नहीं थी हमारी, लेकिन फिर भी जब पापा के साथ दवाई वगैरह पापा की लेने जाते थे तब अंकल पहचानते थे, और अंकल को पता था कि मैं 10th का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो समहाउ उन्होंने मेरे को अपनी गाड़ी में से देखा, वो फर्स्ट टाइम वहाँ से शायद निकल रहे होंगे, उन्होंने मुझे गाड़ी में से देखा, वो रुके और उन्होंने मुझे पहचाना और वो दुकान पे आके रुके। अब दुकान पे जब रुके तो उनको बिठाने के लिए भी हमारे पास जगह नहीं थी। तो आए, उन्होंने पूछा कि वरुण क्या हुआ। वो अपने बेटे का एडमिशन कराने गए थे उसी कॉलेज में और उसी हाई स्कूल में, और वहाँ से लौट रहे थे। उन्होंने पूछा वरुण क्या हुआ तुम्हारे मार्क्स का, तो उन्होंने बताया अंकल इतने इतने मार्क्स आ गए, मैंने फॉर्म भर दिया है, नाम आ गया है, बट इस रीज़न से मैं अभी एडमिशन नहीं ले रहा हूँ, मैंने डिसाइड किया कि मैं नेक्स्ट ईयर से एडमिशन लूँगा। तो तुरंत अंकल ने अपने जेब से निकाल के पैसे दिए मुझे, 10,000 रुपये ले जा एडमिशन करा के। और इस तरीके से फिर मैं एकदम कट ऑफ टाइम पे पहुँचा, मैंने पैसे भरे और मेरा एडमिशन हुआ। और आने वाले 2 साल तक मैं, अंकल का जो हॉस्पिटल है मेरे यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर था, मैं जब भी अंकल के यहाँ जाता था, हर हफ्ता 10 दिन में जाता ही था। कभी अंकल ने वो खाली हाथ नहीं जाने दिया, या तो कभी कैश दे देते थे, या तो कभी कपड़े खरीद के दे देते थे, या तो कभी बुक्स खरीद के दे देते थे, या तो कभी खाना खिला देते थे। तो अंकल से मुझे बहुत प्यार मिला। डॉक्टर काम्पली हैं, आज भी पालघर में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं अभी भी थोड़े दिन पहले जब अपने घर गया था, मैं अंकल को मिलने गया था, और अंकल ने जो किया उसके लिए मैं हमेशा बहुत थैंकफुल हूँ। लेकिन अंकल बहुत हेल्प करते थे, लेकिन मेरे को अंकल के ऊपर बर्डन नहीं बनना था। एंड मेरे हर महीने जो 600 रुपये की फ़ीस थी, अब मैं इतना बेशरम, मेरे को बहुत शर्म आती थी कि मैं अंकल से बोलूँ अंकल मेरी फ़ीस भी भर दीजिए। तो मैं जब एडमिशन लिया था, मेरे दिमाग में क्लियर था मुझे कुछ भी करके यहाँ पे स्कॉलरशिप लेनी है, मैं फ़ीस नहीं भरूँगा। क्योंकि 600 रुपया फ़ीस थी, और 600 रुपया बहुत बड़ी रकम हुई करती थी हमारे लिए। मेरा उस समय शेड्यूल इस तरह से होता था कि मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता था, मैं 7 बजे कॉलेज जाता था, 7 बजे से 1 बजे तक मैं हाई स्कूल में, कॉलेज मतलब हाई स्कूल में रहता था, और 1 बजे मैं वापस आता था खाना वाना खा के। हमारे चावल में एक भैया ट्यूशन पढ़ाते थे, मैं उनके यहाँ एज ए ट्यूटर ज्वाइन हो गया था। तो मैं वहाँ जाता था, मुझे महीने के 1500 रुपये सैलरी देते थे। तो मैं उनके यहाँ 2 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मैं उनके यहाँ पढ़ाता था। 9 बजे मैं फिर वापस आता था, दुकान पे जाता था, दुकान पे जाके हिसाब किताब दिन का सब बंद करा के 10 बजे घर पे आता था। 10 बजे जब घर पे आता था तब अपनी पढ़ाई, ट्यूशन की पढ़ाई सब करके रात को सोकर सुबह वापस से 6 बजे सेम शेड्यूल मेरा होता था। तो 600 रुपये की वैल्यू उस समय बहुत ज़्यादा थी, और मैंने मन बना लिया था किसी भी तरह से मुझे स्कॉलरशिप लेनी है। और
मैं क्लास में बड़ा एक्टिव स्टूडेंट होता था। जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में होती है, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती। अब पैसे कहाँ से आएंगे मेरे कंट्रोल में नहीं था, टीचर्स क्या बोलेंगे मेरे कंट्रोल में नहीं था। मेरे कंट्रोल में था कि मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से करूँ और लोगों को कन्विंस करूँ कि आई एम अ गुड स्टूडेंट। तो मैं बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट था। मैं पहले पढ़ाई करके जाता था, मैं क्लासरूम में डाउट्स पूछता था, टीचर्स को परेशान करता था। कुछ टीचर्स को शायद न्यूसेंस भी लगता होगा, लेकिन ठीक है, मुझे कुछ बच्चे ओवर स्मार्ट भी बोलते थे, ठीक है, बट आई वॉज अ वेरी एक्टिव स्टूडेंट। और धीरे धीरे टीचर्स क्योंकि मैं एक्टिव स्टूडेंट था इसलिए पहचान गए थे, उनको मेरे घर की सिचुएशन भी पता चल गई थी। तो हर बार जब भी क्लास में आते थे कि भाई फीस किसने किसने नहीं बढ़ाया, किसने नहीं भरा है, तो मेरा नाम सबसे ऊपर होता था और मुझे खड़ा किया जाता था, क्लासरूम में खड़ा रखते थे। वो सारी चीज़ें हुई। जब फर्स्ट क्वार्टर का एग्ज़ाम हुआ पूरा और उसके अंदर मैं पूरे कॉलेज में टॉपर था, तो मैं उसके बाद अपने प्रिंसिपल के पास गया। हमारी डॉक्टर हड़तानी करके हमारी प्रिंसिपल थी, मैं उनके पास गया। मैंने बोला कि मैम ये मेरा रिज़ल्ट है, मेरी बैकग्राउंड है, मैं फ़ीस नहीं भर सकता, मुझे आप इसमें हेल्प करिए। तो उन्होंने मेरा केस जो है अपने ट्रस्टीज़ के सामने, हमारे स्कूल के जो ट्रस्टीज़ थे उनके पास लेके गए और केस रखा। थोड़ा समय चला गया, लगभग हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता निकल गया, उसमें कुछ आंसर नहीं आ रहा था। तो मैं वापस से मैम के पास गया कि मैम कुछ हो सकता है क्या। तो मैम ने कहा कि देखो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, ट्रस्टीज़ के पास से कुछ नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा मायूस सा हो गया। एंड फिर रिसेस का पीरियड था, तो जब मैम ने देखा कि मैं थोड़ा दुखी हूँ, तब मैम मुझे बोली चलो आओ मेरे साथ चलो। तो मैं बाजू में स्टाफ रूम में सारे टीचर्स वगैरह बैठे थे, मैम मुझे वहाँ ले गई। मैम ने कहा कि देखो ही इज़ वरुण बरनवाल, ही इज़ अवर स्टूडेंट एंड उसके घर पे ऐसा ऐसा तकलीफ़ है। सारे टीचर्स जानते थे, तो उसके घर पे ऐसा ऐसा तकलीफ़ है, वो फ़ीस नहीं भर सकता, वी शुड हेल्प हिम। एंड बस वही 10 मिनट के अंदर 2 साल की मेरी फ़ीस पूरी मेरे टीचर्स ने कंट्रीब्यूट करके वहाँ पे भर दी। तो इस तरीके से मेरे 11th और 12th की फ़ीस का पूरा हुआ। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं सिविल सर्विस में सेलेक्ट हो गया, फिर मुझे मेरे उसी स्कूल ने मुझे बुलाया एज अ गेस्ट स्पीकर, और वहाँ पे सारे ट्रस्टीज़ बैठे थे स्टेज पे, अड़तानी मैडम भी बैठी थी, सारे टीचर्स भी बैठे थे। और मैंने ये वाकया जो है वहाँ पे कहा कि मैंने उस समय फ्रीशिप के लिए अप्लाई किया था, स्कॉलरशिप के लिए, और उस समय ट्रस्टीज़ ने मुझे अलाउ नहीं किया था, फिर ये टीचर्स ने मुझे हेल्प किया। एंड उसके बाद हमारे उसी स्कूल में एक सिस्टम शुरू किया जिसके अंदर जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प किया जाता है। तो चलो कुछ तो अच्छा निकला मेरे सर्विस में आने से। मैं 11th-12th की तैयारी मैंने बोईसर रह के की, और इच्छा थी कि बाहर जाके पढ़ाई की जाए। मैं क्योंकि ब्राइट स्टूडेंट भी था, मम्मी भी चाहती थी कि कोई तो घर से निकल के आगे जाए। मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की, और एक बड़ी ही स्टूपिड रीज़न की वजह से, भले बहुत अच्छे मार्क्स थे, मुझे मुंबई में एडमिशन चाहिए था, मिल भी जाता है, लेकिन एक बड़ी स्टूपिड रीज़न की वजह से मैंने ऑप्शन सिलेक्शन में गलतियाँ कर दी थी थोड़ी, और उसकी वजह से मेरा जो एडमिशन है वो MIT कॉलेज पुणे में हो गया। एंड मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय कि मैं वहाँ पे जाके एडमिशन ले लूँ। तो इस तरीके से मैं 12th के बाद जब मैंने इंजीनियरिंग किया और मैं MIT कॉलेज पुणे में मेरा एडमिशन हुआ। कुछ गलतियाँ जो है बहुत बड़ी हसीन होती हैं, और ये उन हसीन गलतियों में से, मेरी ज़िंदगी के हसीन गलतियों में से एक गलती थी। मैं जब फर्स्ट ईयर में जा रहा था तो MIT का जब मैंने ऑप्शन डाला था, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज है। महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट लगा तो मुझे लगा गवर्नमेंट वाला होगा। सो दिस वाज माय लेवल ऑफ अवेयरनेस एट दैट टाइम। तो जब मैं एडमिशन हो गया, जब मैं वहाँ पहुँचा, तब मुझे पता चला यार इसकी तो इतनी ज़्यादा फीस है। और हमारी जो पूरी सेविंग थी 2 साल में, मेरी मम्मी ने, मेरी सिस्टर भी पढ़ाती थी, मैं भी पढ़ाता था, तो हम सबकी थोड़ी बहुत सेविंग्स थी। तो जितनी सेविंग थी वो फर्स्ट ईयर की फ़ीस भरने में ही चली गई। एंड सेकेंड ईयर के लिए फिर से हमारे पास पैसा नहीं बचा। एंड उस समय अगर मुझे पैसे चाहिए होते थे, जैसे हर महीने खाना, भाड़ा, रेंट के लिए, इन सब के लिए, तो मैं मम्मी को, अगर, क्योंकि मैं खुद ही, मेरे को पैसा मांगने में बड़ा शर्म आता था, तो मैं फ़ोन करके मम्मी को बोलता था मम्मी 2000 रुपये भेज दो, 2000 में मेरा महीना निकल जाएगा। तो मम्मी बढ़ा के 3500 रुपये भेज देती थी, चलो तो 1500 रुपये का और कुछ कर लेना। और एक्चुअली मुझे 3000 रुपये की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। तो बड़ा कटोकटी में, बड़ा ही मिजरी में फर्स्ट ईयर निकाला। और फर्स्ट ईयर में भी जिस तरह से था कि सेकंड ईयर का फीस भरने का कोई चांस नहीं है, अगेन जो कर सकते हो करिए। तो मैंने फर्स्ट ईयर में, अगेन मैं काफ़ी एक्टिव स्टूडेंट था, मैं क्लास में बहुत एक्टिव रहता था, और डाउट्स पूछना हो, क्लासरूम के बाहर जाके टीचर्स के साथ डिस्कशन करना हो, या जो भी करना हो। मैं, हमारे यहाँ पे रोबोकॉन नाम का एक रोबोटिक कंपटीशन होता है, तो फर्स्ट ईयर से
2 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, उसमें से मैं भी एक था, तो रोबोकॉन में भी सिलेक्ट हुए। जब फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया इंजीनियरिंग में, तो मैं पूरे पुणे यूनिवर्सिटी में सेकंड था। और उसके बाद टीचर्स ने भी, क्योंकि सब जानते तो थे, लेकिन वो लार्जर ग्रुप में मेरे बारे में लोगों को पता चला। एंड किसी तरीके से हमारी मैथ्स डिपार्टमेंट में एक टीचर थी, प्रोफेसर माधवीलता, उनको मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में भी पता चला किसी फ्रेंड के थ्रू। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया, बोला कि वरुण, आई हैव हर्ड सच एंड सच थिंग, इज दिस करेक्ट? मैंने बोला यस मैम, आई हैव अ प्रॉब्लम, मैं सेकेंड ईयर में शायद मुझे डिफ़िकल्टी होगा। वो और रोबोकॉन में हमारी सविता कुलकर्णी मैडम थी, वो पुणे में हमारी माँ जैसी थी। एंड ये दोनों ने मिलके हमारी कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने मेरे स्कॉलरशिप के लिए रिक्वेस्ट रखी। एंड मेरा केस उन दोनों ने एडवोकेट किया। लेकिन जब इंस्टीट्यूशन बड़ा होता है तो डिसीजन मेकिंग भी जब बड़ा थोड़ा स्लो होता है। तो मेरा एप्लीकेशन प्रोसेस करने में 1.5 साल निकल गया, और सेकेंड ईयर उससे पहले आ गया था, तो सेकेंड ईयर की फ़ीस भरने का तो बारी आ ही गया था। जब सेकेंड ईयर की फ़ीस भरने की बारी आई, तब मेरे पास पैसे तो थे नहीं, अब पैसे कहाँ से भरे जाएँ। मैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, आपको उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। तो मैं हमेशा से कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं दूसरों को हेल्प ना करूँ, मुझसे आगे निकल जाएगा। तो जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ता भी था, हम जब पढ़ाई करते भी थे, तो मैं अपने दोस्तों को साथ में, जिनको जो वीक होते थे, मैं उनको पढ़ाता था और अपने दोस्तों को साथ में लेके ही पढ़ाई करते थे। मेरा एक फ्रेंड था जो एशियन गेम्स में, जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और क्योंकि उसकी स्पोर्ट्स की कमिटमेंट इतनी होती थी, वो कॉलेज कम आता था थोड़ा। तो जब भी एग्ज़ाम होने वाले हों, उसके 1 महीने पहले वो आता था। तो 1 महीने में मैं उसको पूरा सेमेस्टर का क्रैश कोर्स कराता था। तो उस क्रैश कोर्स में मेरी और उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। हम 24 घंटे साथ रहते थे उस 1 महीने जब वो वहाँ रहता था। तो जब उसे पता चला, या उसकी फैमिली में पता चला कि मेरे को फ़ीस भरने में प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मुझे फाइनेंशियली हेल्प किया। उन्होंने हेल्प किया, हमारी माधवीलता मैडम, सविता कुलकर्णी मैडम, इन सब लोग ने थोड़ा हेल्प किया, और इस तरीके से मेरी फ़ीस भराई। फिर जब बुक्स खरीदने की बारी आई, तो बुक्स के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। तो जिस तरह से मैं ये एक अपने इन दोस्त को पढ़ाता था, अफ़गानिस्तान से कुछ 6-7 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आए थे एक्सचेंज प्रोग्राम में, और उन्हें हमारे इंडियन करिकुलम में एडजस्ट होने को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो एक दिन ऐसे लाइब्रेरी में मेरे बाजू में वो बैठे थे, उन्होंने मुझे कुछ पूछा और मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया, और उसके बाद से हमारी दोस्ती वहीं पे उस लाइब्रेरी में तैयार हुई, और मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। फिर एक समय बाद जब मैं उनको पढ़ाना बंद कर दिया, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। मैंने बोला मेरा बुक्स खरीदना बाकी है, एक बार मैं बुक्स खरीद लूँ, उसके बाद वी विल स्टार्ट अगेन। तो उस दिन उन्होंने मेरे को शाम को कॉल किया, बोला वरुण वेयर आर यू। मैंने बोला कि यार मैं XYZ जगह पे हूँ। तो वो बोले कि हम आ रहे हैं। एंड व्हेन दे केम, उनके हाथ में 2 बैग्स थे, उन 2 बैग्स के अंदर वो पूरा बुक भर के लेके आए थे। तो इस तरीके से मेरे बुक्स और फीस की व्यवस्था जो है मेरे दोस्तों ने, मेरे टीचर्स ने मिलकर कर दी। और सेकेंड ईयर के एंड होते होते मुझे, हमारे दराड़े पाटिल सर थे, हमारे कॉलेज के डीन थे, लेकिन ही वॉज सच ए सिंपल पर्सन। जब मेरे फ्रीशिप, जो मैं स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन लिख रहा था, वो एप्लीकेशन उन्होंने मुझे सामने बैठ के लिखवाया। मतलब हमारे कॉलेज के डीन ने सामने बिठाया, बोला चलो ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। एंड मैंने वो सारा एप्लीकेशन लिखा। फिर उन्होंने वो मेरे हाथ से लिया, जहाँ जहाँ हाईलाइट करना था ट्रस्टीज़ के सामने जाने के लिए, उन्होंने अपने हाथ से हाईलाइट किया। एंड देन ही सेड कि लो ये एप्लीकेशन लेके सबमिट कर दो। वो एप्लीकेशन जाके रजिस्ट्रार में सबमिट किया। एंड हमारे कराड़ सर, विश्वनाथ कराड़ सर हमारे कॉलेज के चेयरमैन हैं, उनके पास गया एंड उनके हाथ में गया। तो ही जब पूरा केस सुनने के बाद उन्होंने अपने हाथ से लिख दिया कि फ़ी वेवर इसको दे दिया जाए। तो इस तरह से मेरी सेकेंड ईयर तक इंजीनियरिंग में फ़ीस के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था। साथ साथ मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में मैंने इंजीनियरिंग किया है, तो हमारे डिपार्टमेंट ने, क्योंकि सविता कुलकर्णी मैडम भी हमारे डिपार्टमेंट में थी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए वो स्कीम की शुरुआत की गई थी। आज बाकी और भी स्टूडेंट्स उसको हेल्प कर रहे होंगे, उससे हेल्प ले रहे होंगे। हर साल कुछ स्टूडेंट्स को हमारा डिपार्टमेंट जो है बुक क्लब, मतलब सारे बुक का सेट्स देता था, और पूरी सेमेस्टर में 20 से 25 हज़ार रुपये एक्सपेंडिचर के लिए भी देता था एज अ स्कॉलरशिप। तो मुझे एक जो कॉलेज की स्कॉलरशिप है वो तो मिली ही, साथ साथ मुझे डिपार्टमेंट से भी हर सेमेस्टर में 20-25 हज़ार रुपये मिलने लगे, जिसको यूज़ करके जो मैं एकदम कटोकटी की ज़िंदगी जी रहा था, मैंने उसको थोड़ी सी ढीली करके थोड़ा बहुत एडवेंचर कर पाया। मैं सेकेंड ईयर के इंजीनियरिंग तक मैं डोमिनोज़ में अपने पैसे से नहीं गया था, और सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग खत्म हुई उसके बाद मैं पहली बार मैकडॉनल्ड्स में, डोमिनोज़ में 2 साल इंजीनियरिंग होने के बाद में गया। तो वो जो है वो स्कॉलरशिप की मनी से मैं थोड़ा बहुत फ्रीडम ले पाया था। थर्ड ईयर इंजीनियरिंग का जब चल रहा था,
तब 2011 का साल था। हम लोग रोबोकॉन में उस साल हम लोग नेशनल्स जीते थे। इंटरनेशनल्स के लिए हमारी टीम सेलेक्ट हुई थी, हालांकि मैं नहीं जा पाया था मेरे पर्सनल रीजंस की वजह से। इजिप्ट उस साल जाना था, मैं नहीं जा पाया था। लेकिन उसके बाद जो है जन लोकपाल आंदोलन शुरू हुआ अन्ना जी का। तब तक मेरे दिमाग में रास्ता बड़ा क्लियर था कि भाई इंजीनियरिंग खत्म होगी, किसी अच्छी कंपनी में जॉब करेंगे एंड देन लाइफ विल टेक ऑफ। 2011 में जब जन लोकपाल आंदोलन शुरू हुआ, एंड आप में से जो लोग उस समय होश में रहे होंगे, देश के अंदर एक अलग टाइप की एनर्जी थी, है ना, कि भाई कुछ तो कर देना है, हर एक को कुछ तो कर देना है। एंड हमारे दोस्तों के अंदर जब चर्चा होती थी तब यही होता था कि भाई हम क्या कर रहे हैं, ये देश बदल रहा है और हम ऐसे साइड में खड़े हैं, हम बदलते हुए देखना है, या फिर डू वी वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन रादर देन बीइंग आउट ऑफ द सोल्यूशन। तो एक वहाँ पे एक जो मंथन शुरू हुआ, उसमें से ये हुआ कि नाउ हमको कुछ जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट बनना चाहिए इस कंट्री के चेंज में। मेरा एक दोस्त था अभिषेक शेठे, उनके पिताजी जो हैं इनकम टैक्स ऑफिसर थे मुंबई में। सो वन डे वो पुणे आए हुए थे अपने बेटे से मिलने, एंड हम 4-5 जो दोस्त लोग हैं, हम सब अंकल के पास पहुँचे कि अंकल ये विचार हमारे दिमाग में चल रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। तो पहली बार तब अंकल ने कहा था कि तुम IAS की तैयारी करो, बिकॉज मेरी पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक थी, मैं बाद में यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट भी बना, यूनिवर्सिटी टॉपर था। तो अंकल ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम IAS बनो, और मैंने अंकल को ऐसा मजाक में उड़ा दिया है ना, क्या अंकल हमको ज्योग्राफी नहीं आती, हिस्ट्री नहीं आती, सिविक्स नहीं आती, क्या पढ़ेंगे। तो हमने काफ़ी रेजिस्ट किया। तब अंकल ने बोला ठीक है चलो तुम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी शुरू करो। हमने ठीक है इंजीनियरिंग सर्विसेज अच्छा है, उसकी तैयारी हम लोग शुरू करते हैं। तो फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में जब आए तब मैंने गेट की एग्ज़ाम भी दी। मैं ऑल इंडिया रैंक उस समय 143 आया था, एंड मैंने साथ साथ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी भी शुरू की। अब अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस का सिलेबस जानते होंगे तो उसमें 80% भले इंजीनियरिंग है, 20% जनरल स्टडीज़ है। तो मेरी एक MNC में सिलेक्शन भी मेरा हो गया था तब तक, तो उसको मैंने बैकअप ऑप्शन में रखा था कि अगर IAS में नहीं होता तो कम से कम एक कंपनी में तो ज्वाइन कर पाएंगे। और उसकी ज्वाइनिंग जो है लगभग 6 महीने बाद थी। जून 2012 में हमारी इंजीनियरिंग खत्म हुई, जनवरी में उसकी ज्वाइनिंग थी। तो 6 महीने का ऐसे भी मम्मी को पता था कि मम्मी को तब तक ये नहीं पता था कि मैं ज्वाइन करने का विचार ही नहीं कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे मम्मी को पता चला कि भाई मैं ज्वाइन करने का विचार नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी एग्जाम्स देने का सोच रहा हूँ। एंड थोड़ा मम्मी गुस्सा हो गई। मम्मी बोली कि भाई तेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है परिवार में क्या चल रहा है, तू नालायक हो गया है 4 साल बाहर रह के। एंड मैं थोड़ा सुन लिया, मैंने बोला ठीक है मम्मी करके बट मैंने बोला मम्मी मेरे को प्रिपेयर तो करना है। तो फाइनली ये हुआ कि तू 1 साल ले, 1 साल में तेरे को जो करना है कर, लेकिन 1 साल के बाद नहीं। एंड मेरे पास थोड़े ऑप्शंस दूसरे भी थे कि अगर मैं वो जॉब नहीं लेता तो 1 साल बाद मुझे दूसरे ऑप्शंस थे, मैं जहाँ जाके ज्वाइन कर सकता था। तो इस तरीके से मैंने वो MNC छोड़ के इसकी तैयारी शुरू की, लेकिन मैंने IES की तैयारी शुरू की। अब IES में जो 20% GS वाला पोर्शन होता है, जब मैंने उसकी पढ़ाई शुरू की तब मैंने पहली बार जब इंडियन पॉलिटी उठाया उसके लिए और मैंने पढ़ा, मैंने बोला यार ये इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। फिर मैंने उसके बाद हिस्ट्री उठाया, एंशिएंट हिस्ट्री उठाया तो पसीने आ गए, फिर मिडीवल उठाया तो पसीने आ गए, लेकिन फिर मॉडर्न हिस्ट्री किया तो बोला ना ये अच्छा है। और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने आज तक मैंने एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है आज तक। ना तो मैंने तैयारी के दरमियान पढ़ी है, ना तो मैंने तैयारी के बाद पढ़ी है, ना तो मैंने आज तक पढ़ी है। मैं आज भी हर महीने 5 से 6 बुक्स पढ़ के ख़त्म करता हूँ। उसमें से एक किताब मेरी जो लाइब्रेरी है उसमें आपको एंशिएंट और मिडीवल हिस्ट्री की नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे को पीरियड झेपता ही नहीं है। तो मैं ऐसे धीरे धीरे जब मैं एक सब्जेक्ट उठा के देखने लगा और मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स नहीं है जितना मैं सोच रहा था। तो मैं यहाँ पे दूसरी एक चीज़ जो है आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अक्सर जो चीज़ों का डर जो है ना, चीज़ों से ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे मैं जब इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में था तो फर्स्ट ईयर में एक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स नाम का एक सब्जेक्ट होता है, तो उसको काफ़ी डिफ़िकल्ट माना भी जाता है। एंड उसके लिए दुनिया भर के लोग जो हैं कोचिंग क्लासेस वगैरह ज्वाइन करते हैं। तो बल्कि ऐसा तो कहते थे अगर तुम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में तुमको KT नहीं लगी तो तुम तो इंजीनियरिंग ही नहीं किया है, समझो ऐसे, है ना। मतलब इंजीनियरिंग तभी साकार होगी आपकी जब आपको 1-2 AT KT लगेगी। अब मैं तो स्कॉलरशिप के बारे में सोच रहा था, KT तो कैसे चलती, लेकिन कोचिंग क्लासेस लगाने का भी पैसा नहीं था। तो अगेन कि जो चीज़ को आप कर सकते हो आप उन चीज़ों को करो, बाकी सब छोड़ दीजिए। तो मैंने पढ़ाई अपनी जो है शिद्दत से की। एग्ज़ाम में होता है ना कई बार कि आप बाहर निकलते हो आपको रियलाइज़ होता है यार मैंने वो गलत क्वेश्चन कर दिया। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ ग्राफिक्स में, जब निकला उसके बाद तुरंत रियलाइज़ हुआ यार 20 मार्क का वो क्वेश्चन अपन से गलत हो गया 100 में से। एंड मेरे को फाइनली जब रिजल्ट्स आए तब मुझे 100 में से 80 मिले थे, मतलब वो 20 मार्क का एक रॉन्ग हुआ था, बाकी 80 आए थे। एंड जो मेरे दोस्त लोग जिन्होंने कोचिंग लगाया था उनको उतने मार्क्स नहीं आए, जिन्होंने सोचा था उनको KT लगेगी उनको KT लग भी गई। तो आप जो सोचते हैं ना, कई बार जो चीज़ों का डर होता है वो चीज़ों से ज़्यादा बड़ा होता है।
तो उसी तरह से जैसे यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का जो एक ये था कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, ये इतना बड़ा था कि मैं उसको कभी सोच ही नहीं पाया। जब मैंने तैयारी शुरू की तब मुझे लगा कि ये चीज़ों को इस चीज़ को मैं कर सकता हूँ। ये करते करते दिसंबर आ गया था, दिसंबर 2012। मैंने तब जाके डिसाइड किया कि मेरे को इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं करनी, मुझे अब सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करनी है। तो मैंने जनवरी 2013 से सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। मतलब उसके लिए जो बाकी बुक्स चाहिए थे, इंजीनियरिंग की बुक साइड में रखे और उसके लिए जो बुक्स चाहिए थे वो सारे लाए और उसकी पढ़ाई शुरू की। अब भले कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत तो आ गया था। अब मैं उससे पहले की बात बताऊँ, महाराष्ट्र में एक स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव करियर्स है जो ये एग्ज़ाम्स इस तरह से कंडक्ट करता है यूपीएससी के लिए बच्चों को ट्रेन करने के लिए। मैंने नवंबर में उसका एग्ज़ाम दिया था, एक ही महीने पहले डिसाइड करने के। मैं उस एग्ज़ाम को भी पास नहीं कर पाया था, मैं उसमें फ़ेल हो गया था, मैं वो SIC में सेलेक्ट नहीं हो पाया था। लेकिन वो जब मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया उसके बाद, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तब मुझे उसको देख के ये तो लगा था भाई ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, हमने तैयारी नहीं की इसलिए नहीं कर पा रहे, इन चीज़ों को हम कर तो पाएंगे। और उसके बाद मैंने जनवरी में इस चीज़ की तैयारी शुरू की। तो मुझे ये लग रहा था मुझे गाइडेंस चाहिए कहीं से, क्योंकि मैं अकेले तो नहीं कर पाऊँगा। मेरा एक दोस्त था भूषण कांबळे, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो मैं उसके पास गया, मैंने उसको पूछा भाई क्या है ये, कैसे करना चाहिए, तो वही कोचिंग लेनी चाहिए। मैंने बोला लेकिन यार मेरे पास कोचिंग के लिए तो बिल्कुल पैसे हैं नहीं, मैं कहाँ से क्या करूँगा। तो उसने मुझे बताया कि चाणक्य मंडल परिवार के धर्माधिकारी सर हैं, आप तुम उनके पास जाओ, ही विल हेल्प यू। तो मैंने सर का अपॉइंटमेंट लिया। मैं अपनी पूरी जाड़ी फाइल लेके गया था कि मेरे 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, ये है, मैं मार्क्स वगैरह अच्छे। मैं सर के पास गया, मैंने सर को मिला, मैं पूरा केस एक्सप्लेन करने में मैंने सर को कहा सर देखिए मैं फ़ीस नहीं पे कर पाऊँगा, लेकिन मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा, मैं इतना आपको बोल रहा हूँ। सर ने भी शायद कुछ देखा होगा, सर ने बोला ठीक है तुम आ जाओ पढ़ने। तो मैंने सर के यहाँ पे 1 रुपया फ़ीस पे नहीं किया, बल्कि 3-4 महीने बाद जब मेरा प्रीलिम्स वगैरह क्लियर हो गया, उसके बाद मेरे को सर के यहाँ ही जॉब भी सर ने दी, तो हर महीने 15,000 वो मुझे पे करते थे। तो मैंने सर के यहाँ 1 रुपया पे नहीं किया और पूरा साल 1.5 साल मैंने सर के यहाँ ही तैयारी की। मैंने जनवरी में तैयारी शुरू की, मैंने मई में प्रीलिम्स क्लियर किया, दिसंबर में मेंस क्लियर किया, फिर अगले मई में मैंने इंटरव्यू दिया एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं यूपीएससी की तैयारी के बारे में, ये जो मेरा एस्पिरेंट वाला पीरियड था, जिस पीरियड में मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, जैसे कि मैंने पता लोग डराते बड़ा हैं यार, हाँ लोग बहुत डराते हैं, और जिनको कुछ नहीं पता वो सबसे ज़्यादा डराते हैं। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो आपके घर पे दुकान, जैसे मेरी तो शॉप थी, मैं दुकान से रिलेट कर पा रहा हूँ। हमारी दुकान पे जो दूध वाले चाचा हैं जिन्होंने 4th कक्षा भी नहीं पढ़ी है, वो सबसे ज़्यादा आके मम्मी को डराते हैं, है ना, कि भाई 10वां में है, संभाल के रखो। तो उसी तरीके से यूपीएससी का भी जब मैंने डिसीजन लिया तो मेरी मम्मी को आके 50 लोग 50 जात से डराते थे कि इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, साल बर्बाद कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और जब भी कोई आके मम्मी को कुछ बोल के जाए, मम्मी मेरे को फ़ोन लगाए कि वरुण अंकल आए थे, ऐसा बोल रहे थे बेटा तू क्या कर रहा है। तो लोग डराते बढ़ाएं और उसके पीछे रीज़न भी वाजिब है। अब देखिए हर साल 5 से 6 लाख लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं और फाइनली जो है 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं, उसमें से भी 100 या 200 जो हैं IAS में जाएंगे। सक्सेस रेट जो है वो 0.2% से भी कम है। तो चांसेस आर कि अगर आप 100 लोगों से बात करते हैं, चांसेस ये हैं कि उनमें से कोई जो है यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ होगा। अब जो व्यक्ति यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, वो अपने फेलियर के रीजंस ढूंढता है कि भाई देखो मैं मुंबई में रह के तैयारी किया, मैं दिल्ली नहीं गया, मैं इसलिए क्लियर नहीं हो पाया, मैंने ये बुक पढ़ी, मैंने ये बुक नहीं पढ़ी इसलिए मैं क्लियर नहीं हो पाया, मैंने 20 घंटा पढ़ाई नहीं की, मैंने खाली 10 घंटा पढ़ाई की इसलिए मैं पास नहीं हो पाया। ये मतलब अलग अलग जात के। अब आपको कोई एक व्यक्ति ये रीज़न बताएगा तो शायद आप नहीं मानोगे, कोई 2 व्यक्ति बताएगा नहीं मानोगे, लेकिन अगर 100 में से 98 आदमी आपको ये रीज़न बताने लगे तो देन यू ऑल्सो स्टार्ट बिलीविंग कि हाँ भाई ये तो आपको 4 साल तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, मैं किसी भी तरीके से एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी को या उसकी सीरियसनेस को मैं किसी भी तरह से डिस्काउंट नहीं कर रहा, लेकिन जो ये बिलीफ है कि इट इज़ समथिंग विच इज़ सुपर नॉर्मल, आई थिंक दैट फीलिंग इज़ इनकरेक्ट। जो लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल पीपल, और बल्कि सर्विस में आने के बाद यू विल सी पीपल जिनको देख के लगेगा भाई ये कैसे क्लियर करके आ गया, है ना। मतलब देयर इज़ सम अमाउंट ऑफ लक ऑल्सो, पता नहीं मेरे बारे में कोई बोलता होगा, बट देयर इज़ सम अमाउंट ऑफ लक ऑल्सो। तो एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो पाना इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं, एंड इट इज़, और अगर आप सेलेक्ट नहीं भी होते, ये कोई रिजेक्शन प्रोसेस नहीं है। यूपीएससी इज़ नॉट अ रिजेक्शन प्रोसेस, इट्स अ सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज यू आर नॉट केपेबल और यू डोंट हैव दैट एलिजिबिलिटी, इट इज़ ओनली बिकॉज सम थोड़ा तो लकी है, एंड थोड़ा उस साल कुछ क्रॉप जो है ज़्यादा बेटर आया होगा या थोड़ा कम। अगर आप तैयारी करेंगे
मैं अपने इतने सारे लोगों को जानता हूँ, इतने सारे लोगों को जानता हूँ जो कि नॉलेज वाइज मुझसे 10 गुना अच्छे हैं। तो आज भी मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ जो मेरे दोस्त हैं, आज भी उनके साथ बैठता हूँ तो मुझे कॉम्प्लेक्स आ जाता है, भाई ये बंदा कितना नॉलेजेबल है, इसको कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन फॉर सम रीज़न यूपीएससी में वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। अब वो उनकी एबिलिटी पे भी किसी तरह से क्वेश्चन नहीं है। जो एग्ज़ाम की प्रोसेस है, देखिए पढ़ाई हर कोई कर लेता है, पढ़ाई करना वो बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो 1 साल 1.5 साल, देखिए मिनिमम 1 साल का प्रोसेस तो है ही, आप प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक मिनिमम 1 साल का प्रोसेस तो है ही। अगर आप तैयारी के लिए पहले जितना समय लिखते हैं आप उसको गिन लीजिए, अगर आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने होते हैं तो आप उसको गिन लीजिए। तो प्रोसेस इटसेल्फ इज़ वेरी लॉन्ग। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपका कोई दोस्त होगा, वो शादी वादी कर लिया होगा, उसके बच्चे बच्चे हो गए होंगे, नौकरी वोकरी अच्छी चल रही होगी, आप उसको देखोगे आपको लगेगा यार मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ। आपके शायद घर पे आपके कज़िन वज़िन होंगे, आप जितनी बार घर पे कोई भी प्रोग्राम में जाओगे आपके 10 रिलेटिव्स ताना मारेंगे कि भाई देखो तुम अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हो। ये हर पॉइंट पे आपको सेल्फ डाउट आने के 50 रीजंस मिलेंगे। आप जब तैयारी भी कर रहे होगे, आपने देखा कि मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ, सामने वाला बसु पढ़ रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ। मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा हूँ, सामने वाला हिंदू पढ़ रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ। ये सारे जो हैं सेल्फ डाउट आने के पॉइंट्स जो हैं हर दिन हर घंटे हमको इस प्रोसेस में मिलते ही हैं। हम इस पूरे प्रोसेस में खुद को कैसे हैंडल करते हैं, आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, अगर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चंस लगातार उनका आंसर ही नहीं आया, आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है कि उनका आंसर क्या है, उसके बाद आप 11वें क्वेश्चन को किस तरह हैंडल करते हो, आई थिंक दैट इज़ व्हाट मैटर्स। कि आप खुद को किस तरह से काम रखते हो, किस तरह से खुद को कंपोज रखते हो, किस तरह से खुद के थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हो, एंड कितने आप ओरिजिनलिटी है आपके अंदर। हम लोग जब आईएएस में सेलेक्ट होके जब हम लोग मसूरी गए, हमारे डायरेक्टर साहब ने जब पहला सेशन लिया तब उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था कि अगर हम 180 लोग, जो हमारे बैच में 180 लोग थे, तो 180 लोगों से पूछा जाए कि क्या करना चाहिए, तो हर एक का जवाब अलग अलग होगा। अब जैसे आप मुझे पूछोगे, मैं बोलूँगा मैंने मैगजीन कभी पढ़ी नहीं, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री मिडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ा, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो मैंने कभी मैगजीन्स कोई नहीं पढ़ी, तो मैं बोलूँगा यार मैगजीन्स की ज़रूरत नहीं, न्यूज़पेपर से हो जाएगा। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति से मिलेंगे, वो बोलेगा न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं, तो मोबाइल ऐप से पढ़ लेना, उससे हो जाएगा। अगर आप किसी तीसरे व्यक्ति से मिलोगे, बोलेगा नहीं नहीं यार ये तीनों पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो हर व्यक्ति से, आप जितने व्यक्तियों से मिलेंगे ना, सबका अपना अपना अलग अलग रास्ता है। एक ही चीज़ कॉमन है कि सबका जो भी रास्ता था वो उसने अपना बनाया हुआ था। मतलब उसको पता था, जैसे मुझे पता था कि मेरे पास टाइम कम है, तो मैं 2 न्यूज़पेपर 4 मैगजीन ये सब नहीं पढ़ पाऊंगा, तो मैंने खुद के लिए डिसाइड किया भाई खाली न्यूज़पेपर पढ़ूंगा मैं। किसी के पास समय ज़्यादा था तो उसने सब कुछ पढ़ने की आदत डाली, किसी की रीडिंग स्पीड अच्छी थी उसने सब कुछ पढ़ने की आदत डाली। सेम चीज़ आपको भी करनी पड़ेगी कि आपको अपना खुद का रास्ता अपना बनाना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा, मैं अपना रास्ता कैसे डिसाइड करूं? आप तैयारी शुरू कर दीजिए, आपको धीरे धीरे खुद ही समझेगा कि भाई इसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है और मुझे इसमें से उतनी प्रोडक्टिव नहीं मिल रही, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप देखोगे वही आर्टिकल्स मैगजीन्स में भी रिपीट हो रहे हैं, तो आपका खुद का मन करेगा यार तो मैंने पढ़ लिया है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे आप खुद ही उस चीज़ को आप कर पाएंगे। तो अगर आप मानते हैं कि आप केपेबल हैं, अगर आप डिलीजेंटली तैयारी करते हैं, अगर आपने अपनी एक ओरिजिनलिटी बनाए रखी है, अगर देखिए वजीराम रवि में या फिर दूसरे कोचिंग क्लासेस में सब लोग जाता है, अगर उनके ही नोट्स के बेसिस पे आपके आंसर्स बनेंगे तो आप वही लिख रहे होगे जो हर कोई लिख रहा है, और अगर आप वही लिखोगे जो हर कोई लिख रहा है तो आपका वही होगा जो हर किसी का हो रहा है। तो अगर आपको जो हर किसी का हो रहा है वो अपना नहीं होने देना है, तो आपको अपने अंदर कुछ ओरिजिनलिटी लानी पड़ेगी। मैं जो करंट इवेंट्स हैं, करंट इवेंट्स में से आप किस तरीके से न्यूज़ को उठाते हैं, आप किस तरह से उसको अपने आंसर्स में यूज़ करते हैं, आप किस तरह से अपने चीज़ों को फ्रेश रखते हैं। जैसे मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था, बड़ी विचित्र तरीके से सेलेक्ट हुआ था, लेकिन अब मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 2 का जो सेक्शन 2 है, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स पे है, मेरे पास समय ही नहीं था कि मैं उसकी पढ़ाई कर पाऊँ, तो मैंने उसकी पढ़ाई बिल्कुल किसी भी बुक से कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। मैंने उसकी पढ़ाई खाली अपने जो करंट अफेयर्स चल रहे थे, मैंने उसके नोट्स के बेसिस पे ही उसकी तैयारी की थी। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि मेरे को अपने सारे पेपर्स में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स मुझे उसी में मिले। तो अगर उसमें उतने मार्क्स नहीं मिले होते तो शायद मैं आईएएस भी नहीं बनता। तो आप अपने आंसर्स को कितना ओरिजिनल रखते हैं, कितने ज़्यादा उसको नॉन ट्रेडिशनल बनाते हैं, आई थिंक दैट विल हेल्प यू। मैं अब इंटरव्यू की भी जैसे बात करें,
अब इंटरव्यू को लेके भी गजब गजब धारणा है। लोगों को लगता है कि बड़ा पता नहीं कौन से सिंग वाले लोग बैठे होंगे कि कितना डराएंगे हमें। बड़ा ही ऑर्डिनरी सा प्रोसेस था। अब जिस तरीके से आप 4 दोस्तों के बीच में बात करते हैं, शायद वहाँ पे थोड़ा आपको डेकोरम ज़्यादा रखना पड़ता है, शायद आपको थोड़ा ज़्यादा हम्बल रहना पड़ता है। अब देखिए, आपके अंदर जो भी आप फीचर चाहते हैं ना, जैसे आप सपोज खुद को इमेजिन करिए कि मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं स्माइलिंग फेस है, जैसे मेरी आदत है, मेरा हाथ बहुत घूमता है, ठीक है। तो मैं इंटरव्यू के 4 दिन पहले मैं एक जन के साथ बैठा था, हमारे दोस्तों के बीच में हम लोग मॉक इंटरव्यू कर रहे थे। उसने मुझे एक ने बोल दिया कि भाई तेरा हाथ बहुत हिलता है, तेरे को इतना हाथ नहीं हिलाना चाहिए। अब उसके बाद जब मैं दूसरी बार मॉक दे रहा था, मैंने हाथ ऐसे रखा और मैं बोल रहा था और मुझे खुद को नहीं अच्छा लग रहा था, है ना। और फिर मेरा जो आंसर से ज़्यादा ध्यान मेरे हाथ पे रहता था कि भाई मेरा हाथ क्या कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपका हाथ नहीं हिलना चाहिए, अगर आपको लगता है आपको स्माइल करते रहना है, तो आप जब नॉर्मली जब लोगों से बात कर रहे हैं, रूटीन में अपने दोस्तों के साथ बात करते समय आप उसी तरह से बात करिए, है ना। आप हाथ मत हिलाइए, आप स्माइल करिए, ठीक है। आप जितना रूटीन में उस प्रैक्टिस को लेके आएंगे, आपको इंटरव्यू में उतना कम सोचना पड़ेगा। इंटरव्यू में जितना ज़्यादा आप अपने आंसर्स पे ध्यान देंगे उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आपने दूसरी चीज़ों के ध्यान देते हुए कुछ आंसर में ऊंचा नीचा बोल दिया और उसके अंदर आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग में आप फंस गए और आप खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, बैक ट्रैक भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आपका ध्यान आंसर पे होना चाहिए। आपको जैसा भी जो आप इमेजिन करते हैं खुद को इंटरव्यू में, उस तरह का बिहेवियर आप अभी से रखिए। एथिक्स के 2 दिन पहले आप एथिकल नहीं हो जाएंगे। तो अगर आप सोचते हैं कि मेरे को एथिक्स के पेपर में इस तरह से आंसर रखना है, तो आप नॉर्मल बिहेवियर अपना उस तरह से बनाइए जिससे आपको एग्जाम के अंदर थॉट्स उस तरह से आएँ कि आप आंसर अच्छा लिख पाएँ। तो आई थिंक कि इंटरव्यू के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा। अब बात ऐसी है कि भले ही बाद में कोई कुछ भी बोले, बाद में जैसे एक बार सिलेक्ट हो जाता है ना बंदा, तो उसके अंदर अपने जोश आ जाता है कि भाई मैंने तो इतना पहाड़ उखाड़ा है ना, इसकी वजह से मैं सिलेक्ट हुआ, मैं तो ये करता था, इसकी वजह से मैं सिलेक्ट हुआ। लेकिन सच बात तो ये है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता ना, तब तक खुद को कुछ पता नहीं होता। जैसे अगर कोई बंदा IRS हो गया है, IPS हो गया है और दोबारा वो UPSC का अटेम्प्ट दे रहा है, अगर उसको पूछ लो कि भाई आर यू कॉन्फिडेंट की तरह हो जाएगा, तो वो भी बोलेगा नहीं यार क्या पता, प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं पता नहीं। तो वो जो बंदा है ना, बाद में कॉन्फिडेंट में आता है, एक बार रिजल्ट के पहले जो है किसी कुछ पता नहीं होता है। तो जिस दिन रिजल्ट आया 12 जून का समय था, मैं चाणक्य मंडल में जैसे मैं पढ़ाता था, हम लोग वहाँ पे बैठे थे, मेरे कॉलीग्स भी आजू बाजू में बैठे थे। उस दिन ऐसे माहौल तो सबे से बन रहा था, है ना, कि रिजल्ट आ जाएगा, और उसके वजह से धक धक तो चालू ही था। मैंने दाढ़ी वाड़ी 1 महीने 2 महीने से की नहीं हुई थी, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी मेरी। वही अब इंजीनियरिंग में तो कैसे कपड़े होंगे एस्पिरेंट्स के पीरियड में, आप समझ लीजिए कि मेरा गंदा सा टी-शर्ट था, गंदा सा पैंट था, 3 महीने से जीन्स धोई नहीं थी, ऐसे पहन के मैं अंदर बैठा हुआ था। और इतने में मेरे को भैया का मैसेज आया, वरुण कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मेरे को लगा भाई रिज़ल्ट तो आ गया है, ठीक है, अब रिज़ल्ट में कुछ तो अच्छा भी हुआ है। अब ये होता है ना कि फिर मैंने सोचा इंटरनेट पे जाऊं, और जब आपको काम होता है उसी समय इंटरनेट डाउन हो जाता है। अब वो बफरिंग चल ही नहीं रहा था, ठीक। फिर मैंने भैया को कॉल लगाया, मैं बोला भैया अब देखिए, लेकिन उस समय नेटवर्क भी मार खा जाता है। तो मैंने भैया को फ़ोन लगाया, भैया हाँ, तो अभी सीधा तो नहीं पूछोगे ना क्या रहेंगे, भैया मेरे IPS सेलेक्ट हो गए थे, है ना, चाणक्य मंडल की। मैंने भैया को कॉल लगाया, भैया हाँ सर, भैया ने बोला वरुण कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू भैया आपका रिजल्ट आया, बोला हाँ। तो उन्होंने अपना रिजल्ट बताया, बोला भैया मेरा क्या है ना। तो उसी समय नेटवर्क कट गया, है ना, उसी समय नेटवर्क कट गया। तो मैंने बोला भैया नहीं सुना मैंने। तो बोले 32। मैं बोला अच्छा कितना 32, 132, 232, कितना 32? बोला नहीं खाली 32। तब जाके मेरे को लगा कि साला मैं IAS बन गया, ठीक। तो तब तक जो है कॉन्फिडेंस नहीं था। तो कोई भी बंदा अगर ये कहे कि भाई एकदम ठीक है, वो एक ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए, भाई हम कैपेबल हैं या नहीं, लेकिन कोई भी ओवर कॉन्फिडेंट में ना चला जाए। और जो अगर सिलेक्ट हो गया और अगर बोले ना भाई मेरे को तो पता ही था, वो रिजल्ट के 1 मिनट पहले तक उसको नहीं पता था, सिलेक्शन होने के बाद उसने बोल दिया कि मेरे को पता। सिलेक्शन होने के बाद दुनिया बदल गई यार। देखो फ्रैंकली जो भी मैं जिस बैकग्राउंड से आ रहा था, समहाउ मेरी स्टोरी, मैंने अपने ये सारी बातें तो मैं बाद में करने लगा। मैंने पहले तो एटलीस्ट पुणे में जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे उन्हीं को पता था, जैसे धर्माधिकारी सर को पता था, 1-2 जन को पता था, लेकिन बाकी हमारे जो कॉलीग जिनके साथ मैं रोज़ उठता बैठता था उनमें से किसी को मेरी स्टोरी नहीं पता। एंड उस दिन सडनली जब न्यूज़ वाले, मतलब जब रिज़ल्ट आया ना, तो मैं बताया मैं उस हालत में था। तो पूर्णाताई हमारी जो चाणक्य मंडल की जो हमारी मैम थी वो आई, उन्होंने मेरे को देखा क्या गंदा सा कपड़ा पहना बैठा है, भाग यहाँ से, अभी मीडिया वाले आएंगे। तो मेरे को तुरंत घर पर भगाया। तो मैं घर जा रहा था, उसमें मेरी स्कूटी गिर गई, मैं एक्सीडेंट भी हो गया मेरा, होता है ऐसा सब। तो गया नहा वहा के शेव करके वापस आया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके अंदर जब क्वेश्चन हुए तब मैंने ये सारी चीज़ें बताई। तो आजू बाजू में मेरे दोस्त बैठे थे, वो सब मेरे को ऐसे देख
क्योंकि उनको भी नहीं पता था तब तक ये चीज़ें। एंड समहाउ स्टोरी कनेक्टेड, मुझे काफ़ी जगह से ऑफर्स आने लगे बात करने के लिए। एंड उसके बाद लाइफ जो है कभी उस तरह से रही नहीं। मेरी मम्मी, जो फैमिली के अंदर हमने एक जो प्रेस्टीज नहीं था, सबसे जो गहरा किस्सा हुआ था मेरे पिताजी जब दुकान करते थे तो थोड़ा कर्जा वर्जा हो गया था, तो मेरे पिताजी को पुलिस पकड़ के ले गई थी। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब उसी पुलिस स्टेशन के डीवाईएसपी ने बुला के मेरा सत्कार किया। और वो जो पूरा 2-3 महीने का पीरियड था सिलेक्शन के बाद का, आई थिंक वो दिन सबसे ज़्यादा इमोशनल रहा था। एंड मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ शायद अगर मैं इस सर्विस में नहीं होता शायद नहीं पॉसिबल होती। ये तो एक चीज़ है। फिर सोसाइटी के अंदर जो हम लोग एक एकदम कोई रिलेटिव जो है हमारे साथ रिलेशन नहीं रखना चाहता था, क्योंकि सबको लगता था हम एक फाइनेंशियल बर्डन है, इनको ज़रूरत पड़ेगी। सडनली मतलब थ्रॉन्ग हो गए घर के आमने सामने कि सारे लोग जो हैं घर के आजू बाजू में अब दूर दूर का रिलेशन निकाल के कॉल करने लगे कि हम आपके चाचा के भतीजा के काका हैं। और जो पूरा एक माहौल होता है वो चेंज हो गया। मैं 16 जून थी तारीख, जब मैं वहाँ अपने गांव वापस गया पुणे से सिलेक्शन होने के बाद 4 दिन के बाद गया। और उस दिन सिटी में एक अच्छा माहौल, मतलब मैं उस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि क्या फीलिंग थी। लोकल जो भी लोग थे उन्होंने रेलवे स्टेशन में भी स्टेशन मैनेजर से बात करके कुछ चीज़ें मैनेज की थी। तो जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा तो अनाउंसमेंट हुआ कि फला जो हैं अपने यहाँ पे आ चुके हैं। और वहीं पे स्टेशन से मुझे सब उठा के बाहर ले गए, गाड़ी में ले गए। एंड देन 3-4 किलोमीटर का पूरा बारात जैसे आगे पीछे ढोल नगाड़े के साथ हम लोग गए। उस दिन बारिश भी हो गई कोइंसिडेंटली। हमारे चौल में जैसे लगभग 150-200 घर हैं, हर घर की लेडी उस दिन जिस तरह शादी हो घर में इतना तैयार होकर रोड पे मुझे वेलकम करने के लिए आई थी। 2 दिन तक घर के अंदर खाना कौन बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। हमारे एरिया के एमएलए उस दिन घर पे आए। इट वाज अ इवेंट इन इटसेल्फ कि भाई घर पे कोई आया हुआ है यहाँ पे। सो जो सिलेक्शन के बाद का जो पूरा माहौल था, आई थिंक कि अब सर्विस में बाद में क्या होता है जाने दो, लेकिन खाली अगर 3 महीने के लिए अगर आईएएस बनना वर्थ है ना, अगर तो वर्थ है, यानी वो 3 महीने में आईएएस बनने का जो सब कुछ है वसूल हो गया था। तो अल्टीमेटली मैं खाली इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप खुद को कैपेबल समझते हैं, अगर आपने खुद का ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट किया है, अगर आपको लगता है आप खाली कोई दूसरी जॉब नहीं मिल रही है इसके लिए इसकी तैयारी करने, वो नहीं, अगर आपने ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट किया है, अगर आपका मोटिवेशन क्लियर है, जैसे मेरा मोटिवेशन था कि मुझे भाई एक्टिव इंग्रेडिएंट बनना है देश के प्रोग्रेस में, भले बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे हों। ये सुनने को बड़ा क्लीशेड लगता है बट इट वाज ट्रू। एंड अगर आपका मोटिवेशन क्लियर है, अगर आपने अपना ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट किया हुआ है, और अगर आपके कंट्रोल में जो चीज़ें नहीं हैं आप उनके बारे में चिंता नहीं करते। एक एग्जाम्पल है कि अगर आप आंसर लिखते हैं एग्ज़ाम में, तो वो एग्जामिनर कौन होगा, किस मूड में होगा, अपनी बीवी या पति से झगड़ा करके बैठा होगा कि नहीं, किस मूड में होगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में एक ही चीज़ है कि आप आंसर कितना अच्छा लिख सकते। तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उन चीज़ के बारे में चिंता करना छोड़ दें, और जो चीज़ें कंट्रोल में हैं आप उन चीज़ों के बारे में चिंता करें। और अगर आपने ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट किया है तो आप लोगों की ना सुनें, क्योंकि लोग जो हैं, लोग काफ़ी सारी बायसेस के साथ, अपना एक बैगेज के साथ आपके साथ बात कर रहे होते हैं। उनको लगता है क्या चीज़ संभव है, क्या चीज़ असंभव है, उसको देखने का उनका अपना नज़रिया है, आपका अपना नज़रिया है। तो अगर आप इतना सब चीज़ें कर सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यूपीएससी में सक्सेसफुल हो भी जाएंगे। अगर नहीं भी होते हैं तो क्योंकि ये रिजेक्शन प्रोसेस नहीं है, ये एक सिलेक्शन प्रोसेस है, और अगर आप यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं भी होते हैं तो आप एक अच्छा सबक इस पूरे प्रोसेस से ले पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं यही मानता हूँ कि इस तरह से संभव है।